साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, ये इतिहास की सीरीज का 5वां वीडियो है। इसके पूर्व हम प्राचीन इतिहास से संबंधित 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप घर बैठे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप विभिन्न टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, जो कि बिना किसी कॉस्ट के। और ये वीडियो आपके साथ हम क्लास नोट के साथ शेयर करेंगे, जिसे आप वीडियो को पॉज करके अपने एक बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके आप एग्जाम में सफलता भी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। मगध राज्य का उत्कर्ष प्राचीन इतिहास का ये 5वां टॉपिक है। इससे पूर्व हम 4 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज उसे प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लें। तो चलिए, जैसे कि हमने पूर्व के वीडियो में देखा था कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो था मगध। तो मगध राज्य का उत्कर्ष हम यहीं से शुरू करते हैं कि जो 16 महाजनपद थे, इनमें सबसे शक्तिशाली जनपद था, महाजनपद था। क्यों? क्योंकि विभिन्न ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध पर 7 राजवंशों ने शासन किया है। तो साथियों, ये जो 7 राजवंश थे, इन 7 राजवंशों ने ही मगध पर शासन किया है। कौन कौन से 7 राजवंश थे? पहला था हर्यक वंश, दूसरा था नागवंश, तीसरा था नंद वंश, चौथा था मौर्य वंश, पांचवा था शुंग वंश और छठवां कंड वंश और सातवाहन वंश। सातवां जो वंश था वो सातवाहन है। इसीलिए हम ये भी नहीं भूलेंगे कि मगध पर कितने शासकों ने शासन किया है, कितने वंश के शासकों ने शासन किया है। तो वंश सातवाहन और 7वां वंश था सातवाहन वंश। तो ये सातवाहन वंश मगध राज्य से जुड़े हुए हैं। आज के वीडियो में मैंने सभी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी सुविधा की दृष्टि से इस पूरे के पूरे मैटर को 3 भागों में डिवाइड किया है। यानी मगध राज्य के उत्कर्ष को हम 3 पार्टों में पढ़ेंगे। पहले भाग में हम देखेंगे हर्यक वंश, नागवंश और नंदवंश। दूसरे भाग में हम देखेंगे केवल मौर्य वंश और तीसरे भाग में देखेंगे हम उत्तर मौर्य काल। यानी कि जो मगध राज्य है, मगध राज्य के उत्कर्ष को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक पूर्व मौर्य काल और दूसरा है मौर्य काल और तीसरा है मौर्य उत्तर काल। तो मौर्य को हम यहाँ पर एक डिवाइडेशन मानते हुए इसके पहले का महाजनपद और इसके बाद का महाजनपद, इस तरह से हम 3 भागों में इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम शुरू करते हैं मौर्य वंश के पहले के जो मगध राज्य के शासक थे उनके बारे में। तो सबसे पहला था साथियों हर्यक वंश। हर्यक वंश में 4 प्रतापी शासक हुए, 4 मुख्य रूप से शासक हुए हैं। पहला था बिंबिसार, इसका समय था 544 से लेकर के 492 बीसी तक। दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन, चौथा था नागदशक। नागदशक की हत्या की थी शिशुनाग ने और नाग वंश की स्थापना की। तो पहले थे 4, उसके बाद नेक्स्ट आया उसमें 3 और दूसरे तीसरे में केवल 2। तो साथियों यहाँ हमें ध्यान करना है कि जो मगध राज्य पर 7 शासकों ने, 7 वंश के शासकों ने शासन किया था, उसमें पहला था हर्यक वंश। इसमें मुख्य रूप से 4 शासकों को हम पढ़ते हैं, याद करने के लिए सुविधा रहेगी। दूसरा था शिशुनाग वंश, यानी हम एक यहाँ आगे कदम बढ़ते हैं तो एक कम हो जाता है, यानी कि 3 इसके मुख्य शासक हुए। और इसके बाद नंद वंश की अगर हम बात करें तो यहाँ केवल 2 ही शासक रह गए। तो 2 शासकों को हमें इसमें पढ़ना है। तो जो पूर्व मौर्य काल था, इसमें कुल 9 मुख्य शासक हुए हैं जो 3 वंशों से रिलेटेड है। अब चलिए हम सबसे पहले
जो हर्यक वंश था, इस हर्यक वंश के बारे में पढ़ते हैं। मौर्य काल को नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो पहला वंश था हमारा हर्यक वंश। हर्यक वंश का समय है 544 बीसी से 412 बीसी। अब पहला प्रश्न हमारा इस फर्स्ट लाइन से ही बन जाता है कि मगध राज्य का सबसे पहला शासक, सबसे पहला वंश कौन सा था। तो मगध साम्राज्य हर्यक वंश से आरंभ हुआ है। इसमें निम्न शासक हुए। पहला शासक था बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की, इसीलिए बिंबिसार को हर्यक वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी लाइन से बन जाता है कि हर्यक वंश का संस्थापक जो बिंबिसार था, इसका मूल नाम क्या था। तो मूल नाम था इसका श्रोडिक और इसके पिता का नाम था भट्टी। इसकी पहली राजधानी ग्रीव्रज थी। इस ग्रीव्रज राजधानी को ही बाद में राजगृह स्थानांतरित कर दिया। तो ये प्रश्न भी बनता है कि मगध राज्य था, उसकी पहली राजधानी क्या थी। तो वो ग्रीव्रज थी और ग्रीव्रज से इसे राजगृह स्थानांतरित किया गया। बिंबिसार ने विवाह के दौरान दहेज में मिले क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो साथियों, ये क्वेश्चन आता है कि जो मगध राज्य था, इसका विस्तार कहां से शुरू हुआ। तो मगध का जो पहला संस्थापक था बिंबिसार, इसने शादी की। शादी के दौरान जो उसे दहेज में कुछ हिस्सा मिला, उसमें कौशल राज जो थे कौशलपुर के, तो ये कौशल राज की पुत्री प्रसेनजित की बहन महाकोशला देवी से हुआ था और दहेज में इसको काशी मिला था। तो काशी भी मगध राज्य के आ गया। वैशाली के लिच्छवी की राजकुमारी चेलना से, छेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी से ये शादी हुई। इसमें जो क्षेत्र मिला उससे मगध राज्य का विस्तार हुआ। बिंबिसार की प्रमुख विजय अंग राज्य की थी। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि बिंबिसार की सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी। तो अंग राज्य की सबसे पहली या महत्वपूर्ण विजय थी, जिसका सेनापति उसने अपने पुत्र अजात शत्रु को बनाया था। इन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। अवंती के जो राजा थे उन्हें पांडु रोग से पीड़ित थे, तो इन्होंने उनका जो राजवैद्य था जीवक, उसको उसके इलाज के लिए भेजा था। बिंबिसार के पश्चात इसका जो पुत्र था अजात शत्रु, वो शासक बनता है। इसका समय रहता है 492 बीसी से लेकर के 460 बीसी तक। अपने पिता की हत्या कर शासन आरंभ किया, अतः इसे पितृहंता भी कहा जाता है। सबसे पहला प्रश्न आता है कि जो मगध राज्य था, मगध राज्य का पितृहंता किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है अजात शत्रु को। पितृहंता क्यों कहते हैं, जिसने पिता का वध किया था और पिता का वध करने के बाद ही वहां के शासन को हासिल किया था। इसके पश्चात इसकी महत्वपूर्ण विजय वैशाली राज्य की है। अंग राज्य की विजय बिंबिसार की थी। वैशाली राज्य की विजय अजात शत्रु की है। इसने युद्ध में रथ मूसल तथा महाशिला कंटक नामक दो हथियारों का उपयोग किया। तो ये प्रश्न भी आ जाते हैं कि रथ महाशिला कंटक और रथ मूसल का प्रयोग किसने किया था। तो अजात शत्रु ने किया था। इसने वैशाली में फूट डालने के लिए अपने मंत्री भास्कर को भेजा, जो अपने उद्देश्यों में सफल भी रहा। इसके समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया गया। ये भी क्वेश्चन आता है कि पहली बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी। तो उसका आंसर होगा साथियों अजात शत्रु। और कहाँ हुई थी, तो राजगृह में हुई थी। इसके बाद आता है उदयन। इसने गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाया और अपनी राजधानी भी बनाया पाटलिपुत्र को। तो ये भी प्रश्न आता है कि पाटलिपुत्र को किसने बसाया था। तो ये बसाया था उदयन ने। इसने भी अपने पिता की हत्या की थी। जैसा कि हमें पता है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि अजात शत्रु अपने पिता की हत्या करने के बाद शासक बना था। तो अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने भी अपने पिता की हत्या की और शासन को प्राप्त किया, इसलिए इसे भी पितृहंता कहा जाता है। तो पहला पितृहंता था अजात शत्रु और दूसरा था उदयन, पितृहंता कहा जाता है। इसके बाद अन्य शासक कमजोर हुए और अंतिम शासक नागदशक जो था, नागदशक की हत्या उसके ही सेनापति ने की थी।
अभी पिता को पुत्र ने मारा था, लेकिन जो शासक था लास्ट में नागदशक, तो नागदशक ने की हत्या की थी शिशुनाग ने और एक नए वंश की स्थापना की। तो साथियों, पहला जो था आपका हर्यक वंश, उस हर्यक वंश में 4 शासक हुए और 4 में चौथे शासक की हत्या उसके सेनापति ने की और सेनापति ने एक नए वंश की स्थापना की जिसे शिशुनाग वंश के नाम से जाना जाता है। इसका संस्थापक शिशुनाग था, जिसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। इसने अवंती और वत्स पर अधिकार कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस वंश का दूसरा राजा कालाशोक था, जिसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। तो साथियों, पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय हुई थी, हर्यक वंश का शासक था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग के साथ समय में हुई थी। इसका अंतिम शासक नंदीवर्धन था, जिसकी हत्या महापद्म नंद ने की और एक नए वंश नंद वंश की स्थापना की। तो ये तीसरा इसका जो वंश था मगध का, वो था नंद वंश। इसका समय था 344 बीसी से 322 बीसी तक। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, जिसे इतिहासकार शूद्र या निम्न कुल का मानते हैं। महापद्म नंद इस वंश का सबसे महान शासक था, जिसे महाक्षत्रात्मक या दूसरे परशुराम की उपाधि भी प्राप्त थी। कलिंग विजय के पश्चात एक राट की उपाधि धारण की। कलिंग नरेश खारवेल, इससे बहुत प्रश्न आते हैं खारवेल से कि कलिंग का राजा कौन था, तो खारवेल था। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख, ये प्रश्न भी आता है कि हाथी गुफा अभिलेख किसने लिखवाए थे, तो वो थे खारवेल के। और खारवेल कहाँ का शासक था, तो वो था कलिंग का। इसके बाद कलिंग विजय की जानकारी इस हाथी गुफा अभिलेख में ही मिलती है। कलिंग में सिंचाई हेतु एक नहर का निर्माण करवाया। महापद्मनंद के धनानंद सहित कुल 8 पुत्र थे। धनानंद इस वंश का अंतिम शासक था, जिसने अपने राज्य को में चाणक्य का अपमान कर निकाल दिया। चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से आक्रमण कर धनानंद पर आक्रमण किया और इसे पराजित करके नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो साथियों, ये था मौर्य वंश के पहले का इतिहास, जिसे हमने आज के इस वीडियो के माध्यम से देखा। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने कुछ शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, जो आगे की परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी होंगे। मिलते हैं इतिहास के नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। लाइक करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो घर पर तैयारी करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।